गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम अम्ल में सार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं कि अम्ल किन किन के साथ अभिक्रियाएं कर सकता है और अभिक्रिया के दौरान कौन से उत्पाद का निर्माण करता है। तो देखिए, अम्ल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं, और अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं में यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम पहली जो अभिक्रिया है हम किसके साथ लेंगे? धातु के साथ। यानी अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया? धातु के साथ। तो नंबर 1 पे हम किसकी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? धातु के साथ। किसकी? अम्ल की। तो कह सकते हैं कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, यानी जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो अभिक्रिया के दौरान जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या बनेगा? लवण व हाइड्रोजन गैसें बनती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ होगी? धातु के साथ। और जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होगी तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? यहाँ लवण व हाइड्रोजन गैस। यानी मुख्य उत्पाद इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन गैस होगा। यानी यदि मुख्यतः बात करें तो वो क्या है? हाइड्रोजन गैस। क्योंकि यह जो रिएक्शन है वो अम्ल व सार के परीक्षण में भी सहायक है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे उदाहरण के लिए, तो अम्ल जैसे कि हमने ले लिया HCl और धातु को इसी ले ली जैसे कि जिंक धातु Zn। जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? लवण। तो देखिए लवण कौन सा बनेगा? यहाँ पे ZnCl2 और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से गुणा। जैसे आपने इसको 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो रही है? 2। और यहाँ पे भी कितनी हो रही है? 2। क्लोरीन की भी यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे भी क्या है? 2। तो अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं जैसे कि HCl अम्ल के साथ यहाँ पे इस बार हमने धातु को क्या कर दी? बदल दी। Zn की जगह हम क्या ले सकते हैं? Na ले सकते हैं, Mg ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, कोई सी भी धातु ले सकते हो। जब इनके बीच फिर अभिक्रिया होगी तो बताइए इस बार जो उत्पाद है वो क्या बनेगा? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। और साथ में क्या निकल रही है बाहर? हाइड्रोजन गैस प्लस H2। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आपको यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब यहाँ पे आप 2 से गुणा करेंगे तो क्लोरीन परमाणु की संख्या भी कितनी होगी? 2। जबकि यहाँ पे कितनी है? 1। तो इसको भी आपने क्या कर दिया? 2 से गुणा। जैसे ही आप इसको 2 से गुणा किया तो सोडियम परमाणु की संख्या भी कितनी हो गई? 2। तो फिर यहाँ पे भी आपने इसको क्या कर दिया? 2 से गुणा कर दिया। इसके अलावा इस बार हम अम्ल को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे HCl की जगह हम यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह हम क्या ले लें? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो H2SO4 की यदि बात करें हम, और इसकी जो क्रिया है वो किसके साथ दें हम? H2SO4 और क्रिया दे दे आप जिंक के साथ दे दो इसकी, तो क्या बनेगा? ZnSO4 और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया किसके साथ हो रही है? धातु। और धातु कौन सी है? जिंक। तो यहाँ पे ये तो क्या बन रहे हैं? लवण। ये सभी क्या है? लवण। और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो आपको ध्यान रखना है जैसे कि एग्जाम में प्रश्न पूछे कि जब अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ होती है? धातु के साथ, तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो
आपको याद रखना है कि एक लवण बनेगा और क्या बनेगी, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी अभिक्रिया में एक प्रश्न का आप ध्यान दें, क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या कारण है कि दही व अन्य जो खट्टे पदार्थ होते हैं उन्हें धातु के पात्रों में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो क्या प्रश्न है कि क्या कारण है, क्या कारण है कि दही व जो अन्य क्या है खट्टे पदार्थ, दही व अन्य खट्टे पदार्थ, इन्हें धातु के पात्रों में क्यों नहीं रखना चाहिए। इसमें धातु के पात्रों में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो हम बात करें कि दही व जो अन्य खट्टे क्या है पदार्थ, इनमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। जैसे कि हम दही की बात करें तो दही में क्या पाया जाता है, अम्ल। अब ये अम्ल है और यदि इसे हम किस में रखेंगे, धातु के पात्रों में रखेंगे, यानी पात्र का मतलब बर्तन में, धातु के बर्तन में रखेंगे, तो ये जो इनमें अम्ल है वह किसके साथ क्रिया करेगा, धातु के साथ। और जब वह धातु के साथ क्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा, विषैले लवण का निर्माण करेगा। लवण तो बनेगा लेकिन वो कैसा होगा, विषैला, जो क्या उत्पन्न कर सकता है, खाद्य विषाक्तता उत्पन्न कर सकता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक। तो कारण क्या हुआ, दही व अन्य जो खट्टे पदार्थ हैं इनमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, जो धातु के पात्रों के साथ क्रिया करके विषैले लवण का क्या करता है, निर्माण करता है, जो क्या उत्पन्न कर सकता है, खाद्य विषाक्तता उत्पन्न कर सकता है, और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो जो अभिक्रिया बढ़ी हमने किसके साथ, धातु के साथ। अब हम बात करेंगे दूसरी अभिक्रिया। और दूसरी अभिक्रिया हम बात करेंगे कि अम्ल की अभिक्रिया, इस बार किसके साथ करवाएंगे, सार के साथ। जब सार के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, तो देखिए दूसरे नंबर की जो अभिक्रिया है वो किसके साथ, सार के साथ। और जब इसके साथ अभिक्रिया होगी यानी अम्ल प्लस सार, तो क्या बनेगा, लवण। देखिए आप ध्यान दीजिए, लवण उसमें भी बना था लेकिन साथ में क्या बनती थी, उसमें हाइड्रोजन गैस, जबकि यहां पे क्या बनेगा, जल। तो आपको ध्यान देना है या ध्यान रखना है कि जब अम्ल की अभिक्रिया सार के साथ होगी तो क्या बनेगा, लवण व जल। जैसे कि हम बात करें, अम्ल ले लो आप एक HCl और एक सार ले लो NaOH, ये कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी प्रबल अम्ल है और ये भी क्या है, प्रबल सार। जब इनके बीच क्या होगी अभिक्रिया तो किसका निर्माण होगा, लवण का। और लवण यहाँ पे कौन सा बनेगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक, NaCl, और साथ में क्या बनेगा, जल, H2O। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो लवण है, ये जो लवण है, यह लवण कैसा है, उदासीन है, यानी इसकी जो pH वैल्यू है वो कितनी है, लगभग 7 है। और जब लगभग इसकी pH 7 है तो यह क्या है, उदासीन लवण। और जब ये उदासीन लवण है, इस कारण अम्ल व सार की, अम्ल व सार की जो अभिक्रिया है वो किस नाम से जानी जाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है। तो किसकी बात की हमने कि जो अम्ल व सार की जो अभिक्रिया है वो किस नाम से जानी जा रही है, उदासीनीकरण के
नाम से जानी जा रही है। अब आपसे पूछा जाए कि इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा कि अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया के अंतर्गत एक लवण का निर्माण होता है और यह लवण कैसा होता है, उदासीन। उदासीन लवण के निर्माण के कारण इसे क्या नाम दिया जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें नंबर 3। नंबर 3 में हम बात करें किसकी अभिक्रिया, अम्ल की, इसके साथ धातु ऑक्साइड के साथ। धातु ऑक्साइड का मतलब कि जब धातु इसके साथ क्रिया करती है ऑक्सीजन के साथ तो बनने वाला उत्पाद क्या होता है, धातु ऑक्साइड। तो यहाँ पे अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ होगी, धातु ऑक्साइड के साथ। जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण व जल, जैसा कि यहाँ पे बन रहा है वैसा ही यहाँ पे भी बनेगा, लवण और जल। तो धातु ऑक्साइड के साथ क्या लिखेंगे, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड। तीर का निशान, तो क्या बनेगा यहाँ पे, लवण प्लस जल। जैसे कि उदाहरण हमने बात की HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, धातु ऑक्साइड में हमने ले लिया जैसे कि कॉपर ऑक्साइड CuO, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। जब इन दोनों के बीच क्या होगी अभिक्रिया तो क्या बनेगा, लवण और साथ में क्या बनेगा, जल। तो देखिए कौन सा लवण बनेगा यहाँ पे, CuCl यानी कॉपर क्लोराइड CuCl, और साथ में क्या बनेगा, जल H2O। अभिक्रिया को आप यहां से संतुलित कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए क्या बन रहा है, लवण, और साथ में क्या बन रहा है, जल। जबकि इस अभिक्रिया में भी क्या बन रहा है, लवण और जल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ होती है तो यह अभिक्रिया किसके समान है, अम्ल व क्षार के साथ होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान है। एक बात का और आप ध्यान दें कि देखो ये क्या है, अम्ल, ये तो क्या है, अम्ल, और ये क्या है, लवण, और ये क्या है, जल। देखो ये किसका कार्य कर रहा है, अम्ल का, और ये जो धातु ऑक्साइड है वो किसका कार्य कर रहा है यहाँ पे, जिसके कारण लवण और जल बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये किसका कार्य कर रहा है, क्षार, किसका कार्य कर रहा है, क्षार। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रवृत्ति है या इसकी प्रकृति, इसकी धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति। और जब क्षारीय प्रकृति है तो इस धातु ऑक्साइड को हम क्या नाम देते हैं, धात्विक ऑक्साइड, या कह सकते हैं क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जो धातु ऑक्साइड है इसकी प्रकृति कैसी है या कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए कि प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रकृति है। क्यों है, इसका कारण आप अभिक्रिया से देख सकते हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ होती है तो लवण में जल का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया अम्ल व क्षार के साथ होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान है। इस कारण यहाँ पे जो धातु ऑक्साइड है वह कौन सी प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है, क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है। और इस वजह से या इस कारण से इस धातु ऑक्साइड को क्या नाम दिया जाता है, क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने किसकी अभिक्रिया पढ़ी, अम्ल की अभिक्रिया पढ़ी। अब अम्ल के बाद हम किसकी अभिक्रिया पढ़ेंगे, क्षार की अभिक्रिया। तो क्षार की जो अभिक्रियाएं हैं वो भी किसके समान ही है, अम्ल के समान ही है लगभग। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने 3 अभिक्रिया पढ़ी, तो अम्ल के साथ जो हमने 3 अभिक्रिया यहाँ पे पढ़ी है वो हम किसके साथ पढ़ेंगे, अभी
सार के साथ पढ़ेंगे। तो पहली जो अभिक्रिया होगी वो किसके साथ होगी? धातु के साथ। दूसरी किसके साथ होगी? अम्ल के साथ। और जो तीसरी अभिक्रिया है वो किसके साथ होगी? अधात्विक ऑक्साइड के साथ। तो देखिए नंबर 1, इस बार अम्ल की जगह क्या लिखेंगे हम? सार। सार की रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें नंबर 1 की बात करें तो क्या होगा? धातु के साथ। धातु के साथ। और धातु के साथ जब सार की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? एक तो लवण बनेगा और साथ में क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहां पे आप ध्यान दें कि जब सार की अभिक्रिया किसके साथ होगी? धातु के साथ होगी। जब सार की अभिक्रिया धातु के साथ होगी तो यहाँ पे जो सार है वो केवल कुछ धातुओं के साथ ही अभिक्रिया करता है, जबकि अम्ल लगभग सभी धातुओं के साथ क्या कर रहा था? क्रिया कर रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको अंतर ध्यान रखना पड़ेगा कि सार सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, केवल कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करेगा। तो क्या लिखेंगे? सार प्लस धातु क्या बनेगा? वही लवण है और साथ में क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। अब यहां पे सार कौन सा लें? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। और धातु ले लो आप कौन सी? जिंक, क्योंकि जिंक धातु के साथ ही सार NaOH की क्रिया होगी। तो यहाँ पे जो लवण बनेगा वो बनेगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट यानी Na2 ZnO2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे ये क्या है? लवण। और लवण का नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। याद रखना है आपको, सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या हुआ? Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या हुआ? Na2ZnO2। ये किसका सूत्र है? यहाँ पे सोडियम जिंकेट का, जो क्या है? एक लवण है। इसके बाद हम इसमें जो दूसरी अभिक्रिया है वो कौन सी होगी? वहां पे तो क्या था? अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ? सार के साथ। यहाँ पे क्या होगा? सार की अभिक्रिया किसके साथ? अम्ल के साथ। तो अब इस बार क्या बनी है? यहाँ पे अम्ल के साथ। तो देखिए जब अम्ल के साथ क्या होगी अभिक्रिया, तो जैसा कि हमने अम्ल में पढ़ा था सेम वैसा ही यहाँ पे होगा। तो वही बात लिखेंगे, सार प्लस अम्ल क्या बनेगा? लवण प्लस जल। अब यहाँ पे सार कौन सा लें? NaOH, अम्ल HCl, लवण क्या बनेगा? NaCl और जल क्या हो? सूत्र क्या होगा? H2O। यहाँ पे भी ये क्या है? उदासीन है। जब ये उदासीन लवण है तो हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया भी कौन सी होगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। अब हम बात करेंगे इसमें कौन सी अभिक्रिया? तीसरे नंबर की अभिक्रिया। तो तीसरे नंबर की अभिक्रिया है किसके साथ? अधात्विक ऑक्साइड के साथ या अधातु ऑक्साइड के साथ। अधातु ऑक्साइड। और जब अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। तो उदाहरण के लिए यदि हम बात करें अधातु ऑक्साइड और एक सार की बात करें तो हम
जैसे कि कैल्शियम में हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम में हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है। और दूसरी हम बात करेंगे अधातु ऑक्साइड, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ पे CO2 क्या है, अधातु ऑक्साइड या अधात्विक ऑक्साइड। जब इन दोनों के बीच क्या होगी, अभिक्रिया, तो क्या बनेगा, लवण, और साथ में क्या बनेगा, जल। तो यहाँ पे देखिए लवण कौन सा होगा, CaCO3, यानी कैल्शियम में कार्बोनेट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, जल। ये क्या है कि लवण, और ये क्या है, जल, और ये आपको पता ही है क्या है, क्षार। तो यहाँ पे ये किसका कार्य कर रहा है, अम्ल का कार्य कर रहा है, तभी तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, लवण और जल बन रहे हैं। जब यह यहाँ पे अम्ल का कार्य कर रहा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, या इसकी प्रकृति क्या कह सकते हैं। तो यदि इसकी प्रकृति की बात करें, इसकी अधातु ऑक्साइड, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति। जब इसकी प्रकृति अम्लीय है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। अभी हमने जब अम्ल में बात की तो वहां पे उसकी प्रकृति कैसी थी, सारी, जबकि यहाँ पे इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय ऑक्साइड की। तो अब आप ध्यान दें कि जो अधातु ऑक्साइड है, जो अधातु ऑक्साइड है उनकी प्रकृति कैसी है, आपको याद रखना है कि अम्लीय प्रकृति, या इन्हें हम क्या कह सकते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। जबकि आपसे पूछा जाए कि जो सारी ऑक्साइड, या मैं कह सकता हूं कि धातु ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, उसकी प्रकृति क्या होगी, तो आपको बोलना है क्या, सारीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति होगी, सारीय प्रकृति। और जब उसकी सारीय प्रकृति होगी तो वो किसकी तरह कार्य करेगा, सारीय ऑक्साइड की तरह कार्य करेगा। इसके बाद हम यहाँ पे अम्ल और क्षार के बाद के जो गुणधर्म है या इनकी जो परिभाषाएं हैं, और इसके बाद जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद इनकी क्या चलती हैं, अवधारणाएं। किसकी अवधारणाएं, अम्ल व क्षार की अवधारणाएं। तो अम्ल और जो क्षार की क्या है, अवधारणाएं। और यहाँ पे जो अवधारणाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं। इसकी अवधारणाएं अम्ल और क्षार की, वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे देखें। तो हम बात कर रहे हैं क्या, अम्ल व क्षार की अवधारणाएं, अम्ल व क्षार की अवधारणाएं। और जो अवधारणाएं हैं वो कितनी है, 3। पहली अवधारणा है आर्हेनियस की अवधारणा, और दूसरी अवधारणा है ब्रोंस्टेड, लोरी की अवधारणा। और जो तीसरी अवधारणा है वो किसकी है, लुईस अवधारणा। यानी जो अम्ल व क्षार की जो अवधारणाएं हैं वो कितनी है, 3 प्रकार की। एक तो क्या है, आर्हेनियस की अवधारणा, दूसरी अवधारणा है ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा, और जो तीसरी अवधारणा है वो किसकी है, लुईस अवधारणा। यहाँ पे आर्हेनियस का मतलब क्या है, यहाँ पे वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक ने अपने नाम के आधार पर क्या दिया ये अवधारणा। यहाँ पे ब्रोंस्टेड लोरी भी क्या है, वैज्ञानिक है, ब्रोंस्टेड अलग है, लोरी अलग है। और जो लुईस है वो भी क्या है, एक वैज्ञानिक है।
तो इन्होंने क्या किया, अम्ल में सार को समझाया कि अम्ल कौन से होते हैं और सार कौन से हैं। इन्होंने अपनी अलग अलग क्या दी है, अवधारणा दी है। जो ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा है, इस अवधारणा का जो दूसरा नाम है वो क्या है, प्रोटॉन दाता। प्रोटॉन दाता ग्राही अवधारणा। और जो लुईस अवधारणा है, इसका दूसरा नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म अवधारणा, या क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता ग्राही अवधारणा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ब्रोंस्टेड-लोरी की अवधारणा है, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोटॉन दाता ग्राही। और जो लुईस अवधारणा है, इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता ग्राही अवधारणा। इन अवधारणाओं के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन अगली क्लास में करेंगे।